दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका एक बार फिर। और मैं हाजिर हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज हम बात करें खेती बाड़ी से संबंधित एक ऐसी स्कीम की जिसको मोदी सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके लिए 2019 में बजट एलोकेट किया था। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। पूरी योजना क्या है, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन पात्र हैं, कौन इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या आपको देना है, क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसकी जरूरत क्यों है ये भी बताने वाला हूं। आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये गारंटी है कि इसको देखने के बाद आपको और कहीं से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसान हैं, छोटे किसान, सीमांत किसान हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो अभी यहीं से छोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में बड़े किसानों की संख्या घटती जा रही है। मजदूर, सीमांत किसान, लघु किसान, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इससे दिक्कत क्या हो रही है कि इससे पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते कि अपनी खेती से वो इतना पैसा निकाल पाएं कि अपने लिए कुछ बचत कर पाएं। इसलिए जो उनके जो बुढ़ापे में बड़ी दिक्कत होती है, रहन सहन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, उनको ज्यादा योजनाएं नहीं मिलती हैं, ज्यादा सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनका जो बुढ़ापा है बहुत मुश्किल से गुजरता है। और खेती में मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसान या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो जो मजदूर हैं, वो अपने भविष्य को लेके, स्पेशली अपने वृद्धावस्था को लेके बिल्कुल चिंतित रहते हैं कि उसमें उनके पास पैसा कहां से आएगा, कहां से वो ऐसा काम करें कि उनकी कुछ पेंशन बन जाए या कुछ पैसा सरकार हर महीने उनको दे, जिससे वो अपना काम शुरू कर सकें। और इस कड़ी में चाहे वो आदमी है, औरत है, जो भी इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए सरकार कुछ लेके आई है। वो योजना क्या है, उसकी क्या पात्रता है, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या देना है, क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल में मैं आपके पास आ रहा हूं लेके। दोस्तों, ये मैंने एक बार अपने वीडियो में आपको दिखाया था पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। ये राज्य हैं। 2020 में नीति आयोग ने ये लॉन्च की थी, इसको रिलीज किया था। लॉन्च करना ठीक नहीं है, रिलीज किया था। इसमें आप देख सकते हो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 36.65 इनको इंडेक्स मिला है। ये सबसे गरीब राज्य में आते हैं। इनकी जो हाईएस्ट शेयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर ये हैं। और यहाँ पर खेती भी ज्यादा होती है। खेती पंजाब, हरियाणा यहाँ पे भी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ की जमीन में और एग्री टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं आई है। तो जो किसान हैं इन राज्यों के, सीमांत किसान, लघु किसान, उनको बड़ी दिक्कत होती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। ये नक्शा आप देख सकते हैं। ये जितना गहरा रंग है, हरे को छोड़ के उतनी ज्यादा दिक्कत है। तो इन चीजों में अगर और थोड़ा नंबर आगे देखते हैं, 2010-11 में 18.15 लाख फार्मर ऐसे थे जो मार्जिनल फार्मर थे, जो छोटे फार्मर थे, सीमांत किसान जिसको कहते हैं, छोटे से भी नीचे, जो बढ़ के 2015-16 में 20,17,000 हो गए। आप देख सकते हो, छोटे जो मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 18.15 लाख से लेके सिर्फ 4 साल में 20,17,000 हो गए। और छोटे फार्मर जो 2010-11 में 14.29 लाख थे, वो बढ़ के 16.15 लाख हो गए। और दूसरी साइड में जो बड़े किसान थे, बड़े फार्मर थे, वो 48,771 से घट के 39,893 हो गए। जमीन बढ़ती चली गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े किसान छोटे किसान होते चले गए और छोटे किसान मार्जिनल किसान होते चले गए। खेती में जो आउटपुट है वो घटता चला गया। क्यों घटता चला गया, इसका मैं आपको आगे डिटेल बताने वाला हूं। ये देखिए, ये एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। आज की डेट में भारत में 68% किसान हैं वो सीमांत हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है।
68% ऐसे किसान हैं। और जितनी कम जमीन होती है, जितनी जोत कम होती है, उतनी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है। वो कैसे होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। 18% छोटे किसान हैं और 9% लघु मध्यम किसान है, 4% मध्यम किसान है, सिर्फ 1% बड़े किसान है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। 1%। सोचिए, भारत की जमीन का सिर्फ 1% बड़े किसान है जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। तो जो कृषि बिल आए थे वो इन 1% के लिए नहीं थे। वो कृषि बिल यहां से शुरू थे, मध्यम, लघु मध्यम, छोटे और सीमांत किसान, स्पेशली छोटे और सीमांत किसान के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आ सकते थे। खैर अभी वो चले गए, अब सरकार क्या करेगी वो सरकार जाने। जीडीपी में अगर मैं बात करूं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, अगर इनका जो हिस्से की बात करूं तो आप देख सकते हो कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है 1950-51 से लेके 2014-15 आते तक 52% से सिर्फ 17% हिस्सा बच गया है। कहने का मतलब यह है कि जीडीपी में खेती से बहुत ज्यादा योगदान नहीं हो रहा है, जबकि उद्योग धंधे वगैरह में, सेवा क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में यह बढ़ता चला गया है। तो ये थोड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो जहां पर इतने ज्यादा लोग काम करते हैं और जीडीपी में उसका जो योगदान है वो काफी मार्जिनल रह गया, काफी कम रह गया है। एक और मैं अलार्मिंग आपको डेटा दिखाता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था कि छोटे किसान, सीमांत किसान, लघु किसान या मध्यम किसान जिनके पास कम जमीन है, उनकी आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए, आय और लागत। अगर आपके पास जमीन हेक्टेयर में इससे कम है, यहां तक आते आते यहां तक 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो आपकी आय लागत से कम है, आप खर्च ज्यादा करते हैं, मिलता कम है। उसके बाद थोड़ा बढ़ता जाता है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो आपकी आय ज्यादा है, लागत कम है। उसका कारण यह है कि कुछ स्टैंडिंग ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, कुछ इंप्लीमेंट्स खरीद लिए, आपने ट्यूबवेल लगा लिया, आपने ऐसे, ये आप 1 एकड़ में भी वही काम करेंगे, 10 एकड़ में वही काम करेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन खर्चा 10 एकड़ में 10 जगह बढ़ जाएगा, लेकिन 1 एकड़ में 1 जगह खड़ा रहेगा। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट, लागत है जो बहुत ज्यादा हो जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे खेती बढ़ती चली गई, जमीन बढ़ती चली गई, जोत का आकार छोटा होता चला गया। जोत से मेरा मतलब है जो कल्टीवेटेड जमीन है, जिस जमीन को आप बो सकते हैं, उसका आकार छोटा होता चला गया। तो लोगों की लागत बढ़ती चली गई, आय कम होती चली गई, और इसलिए उनका जो सेविंग है, जो बचत है, वो घटती चली गई। उनको इससे, खेती से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। 1 एकड़ जमीन में क्या कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर में क्या कर सकते हैं, बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, जो भी है, पशुपालन है, थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आप देख सकते हो लागत यहां पे बढ़ी हुई है लेकिन आय घटी हुई है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स, कृषि पर निर्भर परिवारों के आय के जो साधन हैं अभी, उसमें आप देखेंगे कि 63.4% लोग खेती करते हैं, खेती पर निर्भर हैं। वो मजदूरी कर सकते हैं, मार्जिनल फार्मिंग कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो अभी भी 63.5% लोग खेती पर निर्भर हैं। 3.7% पशुपालन पे हैं और 4.5% गैर कृषि उद्यम करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो कुछ और काम भी करते हैं, और 22% वेतन मजदूरी करते हैं, और 5.1% कुछ और काम करते हैं। तो अभी जो सरकार स्कीम लेके आई है ऐसे लोगों के लिए कि उनकी वृद्धावस्था में, उनके बुढ़ापे में एक सहारा बने, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, वो इन लोगों के लिए स्पेशली है। यहां से लेके और ये पूरा घूम गया यहां तक, ये सबके लिए ये स्कीम है। तो उस स्कीम क्या है मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाता हूं कि अगर बुढ़ापा या वृद्धावस्था प्रोटेक्टेड नहीं है, या सोशल सिक्योरिटी किसान के पास प्रोटेक्टेड नहीं है, तो बहुत ज्यादा सुसाइड हॉटस्पॉट बन जाते हैं, सुसाइड हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, इनमें काफी किसान सुसाइड करते हैं। और उसका कारण यह है बैंक्रप्सी ऑन इंडेप्टनेस, मतलब वो जो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके फसल में लगाते हैं, छोटी जमीन है, कर्जा ज्यादा ले लेते हैं, स्ट्रॉबेरी लगा दी है या इस तरीके की खेती करने की कोशिश करते हैं और खराब हो जाती है, तो उनके ऊपर जो कर्जा है उसको वो नहीं दे पाते हैं, इसलिए बैंक्रप्सी में वो
सुसाइड कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण है 38.7% लोग 2015 में बैंकरप्सी के कारण या कर्जे के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म की। फार्मिंग से दिक्कत आने में 20% लोगों ने की, फैमिली प्रॉब्लम से 11% लोगों ने की, बीमारी से 10.5% ने की, शादी से प्रॉब्लम से 2% ने की और गरीबी से 1.1% ने की। तो अगर आप यहां देखेंगे, गरीबी मुख्य कारण नहीं है। गरीबी हालांकि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बाकी सोशल इश्यूज हैं सारे जहां पर ज्यादा दिक्कत हो रही है। और किसान का जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, क्योंकि वो सारी जिंदगी मेहनत का काम करता रहता है, तो उसका बुढ़ापा भी जल्दी आता है। बॉडी मजबूत बेशक हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। कुपोषण की वजह से ठीक से खाना नहीं खा पाना, ठीक से खाना नहीं मिलना, टाइम से खाना नहीं खाना, और भी बहुत सारे दिखते हैं। तो उस चक्कर में उसकी जो वृद्धावस्था है वो ठीक नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है, पैसे नहीं बचते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, शादी ब्याह करने हैं, घर बनाना है, जमीन का काम करना है। तो छोटे और सीमांत किसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनका जो जब जमीन बट जाती है, उसके बाद उनके पास आजीविका के लिए या अपना देखभाल करने के लिए कुछ पैसे नहीं बचते हैं। इन्हीं को सहारा देने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री मान धन योजना लेके आई है। पीएम किसान मान धन योजना, ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन योजना है। क्या है ये योजना, कैसे काम करती है, क्या मिलने वाला है, क्या देने वाला है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल अभी इसके बाद शुरू होती है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। 2019 में 12 सितंबर 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई, जब सरकार ने इसके लिए बजट एलोकेट किया। इसके लिए देश के सभी लघु और सीमांत कृषि भूजोत वाले किसान, जो मैंने आपको अभी पूरी स्टेटिस्टिक दिखाई थी कि इतना बड़ा तबका है जो लघु और सीमांत किसान में आता है, उनको यह सामाजिक सुरक्षा देने वाली बात है कि एक 60 साल की उम्र के बाद उनको एक पेंशन मिले। वो पेंशन मिलने से उनको फायदा यह होगा कि वो अपना खर्चा निकाल सकते, कम से कम दवाई का है, कुछ छोटा मोटा खर्चा है, उसके लिए उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नहीं तो वृद्धावस्था में बुजुर्गों की हालत बहुत दयनीय हो जाती है, कभी कभी ये देखा गया है। और इसको सरकार ने फैसला इसलिए लिया कि उन्होंने जब सर्वे कराया, सर्वे में यह पता चला कि वृद्धावस्था में जो किसान पहुंचते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग पहुंचते हैं, तो उनके पास बचत या तो होती ही नहीं है या इतनी कम होती है कि वो उसमें अपना बचा हुआ जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्कीम बनाई गई, ऐसे लोगों के लिए पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। अब इसे क्या मिलने वाला है दोस्तों? इस स्कीम के तहत जितने भी एलिजिबल लोग हैं, जो लोग इस स्कीम के तहत आते हैं, उन सबको 3,000 रुपए निर्धारित पेंशन दी जाएगी। ये 3,000 से ज्यादा भी हो सकती है, वो कैसे हो सकती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए किसान को 55 रुपए से लेके 200 रुपए हर महीने पेंशन निधि में डालना पड़ेगा। जितने पैसे किसान डालेगा उतने ही पैसे सरकार उसमें अपनी तरफ से जमा करेगी। अगर किसान 200 रुपए डालता है तो 200 रुपए सरकार डालेगी। तो ये इस स्कीम का अंशदान होगा, ये इस स्कीम का ईएमआई है जो आपको हर महीने डालना पड़ेगा। 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इस पेंशन को LIC जो फंड है वो मैनेज करेगी सारे इस फंड को, और पेंशन के लिए जो एलिजिबल लोग होंगे 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? 18 से 40 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, उसके बीच में 41 साल का आदमी नहीं कर सकता, 17 साल का आदमी नहीं कर सकता है। 2 हेक्टेयर से कम आपके पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, उसके कागज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक भी उसका फायदा उठा सकते हैं। आपकी मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, तो जैसे राजमिस्त्री है या इस तरीके के लोग हैं। इस योजना में अब तक 17 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं इस योजना में। यह और इसकी अन्य विशेषताएं मैं कुछ बता रहा हूं। ये एक
स्वैच्छिक योजना है, आप इसमें जाना चाहें तो भी ठीक, नहीं जाना चाहें तो भी ठीक। भारतीय जीवन बीमा निगम इसको मैनेज करेगा, मैंने आपको बताया था पहले ही। लघु और सीमांत किसान के पति पत्नी दोनों अलग अलग इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग पेंशन मिलेगी। अगर किसी भी कारण से आप स्कीम छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निधि में जो भी पैसे आपने जमा किए हैं उनके ऊपर जितना ब्याज बनता है वो लगा के आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार शुरू कर दिया तो 60 साल तक देना ही है, ऐसा भी नहीं है। हालांकि देते रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पेंशन मिलेगी बाद में। अगली इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले अगर किसान की मृत्यु हो जाती है और यदि कोई उसकी पति या पत्नी, मतलब किसान औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ब्याज सहित सारा जो पैसा जमा किया है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जिसने भी उसको नॉमिनेशन में जिसका भी नाम लिखा हुआ है। या फिर सेवानिवृत्ति यानी 60 साल की उम्र से पहले किसान की मृत्यु हो जाती है और पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 50% यानी 1500 रुपए प्रति माह प्राप्त करने का हकदार होगा। ये इसकी और कंडीशन है। और भी एक अधिक कंडीशन है, वो आप जब जाएंगे उसको अप्लाई करने तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब इसको दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक, आप CHC में जाके अप्लाई कर सकते हैं, CSC में जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कॉमन सेवा केंद्र में, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CSC में जा रहे हैं तो आपको 30 रुपए वहां पे शुल्क लगेगा और आपको अपना आधार ले जाना है, बैंक की पासबुक ले जानी है और जमीन के कागज जो ये बताएं कि आप 2 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक हैं। ठीक है, तो क्या क्या बात होगी? आपके 18 साल से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, आपकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए और 15,000 से, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो 15,000 से आपकी जो पेमेंट है वो कम होनी चाहिए मंथली। जब आप CSC में जाएंगे 3 चीज लेके तो आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। CSC वाला आपसे 30 रुपए चार्ज करेगा और किसान को रजिस्ट्रेशन के बाद पेंशन यूनिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और पेंशन कार्ड बन जाएगा। तो ये दो, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना, 30 रुपए के अंदर यही है। तो ये आपका बन के आ जाएगा और आपका उसमें हर महीने जमा करने का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। वो आपका पेंशन यूनिक नंबर है, वो एक नंबर रहेगा जिसके बेस पे आपकी पूरी पेंशन चलेगी और पेंशन कार्ड भी बन जाएगा। ऐसे तो आप अप्लाई कर सकते हो CSC के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे, ये माफ कीजिए, ये मैंने यहां पर इसको एलिमिनेट नहीं किया। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वेबसाइट है, देखिए https मानधन.in। अगर आप मानधन.in लिखेंगे तो काफी है, ये सब अपने आप लिख के आ जाएगा। MANDHAN.in ये लिखेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी ऐसी। यहां पर आपको सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद एक OTP आएगा। पहले मानधन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यहां पर मैंने आपको बताया सेल्फ एनरोलमेंट पे आपने क्लिक करना है और मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक नया स्क्रीन आएगा जिसमें OTP होगा। OTP में अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड इसलिए डालते हैं कि कोई मतलब रोबोट ये काम नहीं कर रहा हो, आदमी ही काम कर रहा है, इसलिए कैप्चा कोड सिक्योरिटी के लिए डालते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद और आप जब OTP क्लिक कर देंगे जनरेट करने के लिए, OTP आ जाएगा। OTP आप स्क्रीन पर डाल दीजिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में अपनी डिटेल भर दीजिए, सबमिट कर दिया, आपका काम हो गया। या तो आप इतना कर लीजिए या आप CHC में जाके वहां पे 30 रुपए देके वहां भी ये काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, किस उम्र में कितनी पेंशन बनेगी, उसकी कितनी किस्त बनेगी, माफ कीजिए, किस उम्र में कितनी किस्त बनेगी? अगर आपकी उम्र 18 से 29 साल है तो 55 से 109 रुपए किस्त बनेगी, 30 से 39 के बीच में 110 से 199 रुपए बनेगी और 40 साल की उम्र वालों के लिए 200 रुपए जमा होंगे। जितना आप जमा करेंगे उतना सरकार आपके खाते में डालेगी। तो दोनों तरीके से उसमें जो फंड है वो बढ़ता रहेगा। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने सरकार की ओर से 3,000 रुपए या 36,000 रुपए वार्षिक
3,000 रुपये महीना या 36,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से पेंशन मिलेगी, जिसमें किसानों को अपनी उम्र के हिसाब से अलग अलग राशि का प्रीमियम देना होगा। जो मैंने आपको ऊपर प्रीमियम बताया है, ये ईएमआई है एक तरीके की। हर महीने आपको इतना प्रीमियम देना है। 18 से 29 साल को 55 रुपए से लेके 109 रुपए। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों इसके बारे में। आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में ज्ञान मिले, कुछ पता चले, और इस स्कीम में आप अप्लाई करना ना भूलें। काफी अच्छी स्कीम है सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।